हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो अपने रिवाइज सिलेबस, जो विज्ञान का रिवाइज सिलेबस है, उसके अनुसार दूसरा चैप्टर शुरू कर चुके हैं, जिसके तीसरे पार्ट के अंदर अपने पाचन तंत्र वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे और अपने ये देखेंगे किस प्रकार से एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पाचन क्रिया के अंदर और इसमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ शामिल होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो पाचक ग्रंथियों के रूप में है और अपने पहले पार्ट के अंदर ये देख चुके हैं कि लार ग्रंथियाँ पाई जाती है मुख गुहा के अंदर और किस प्रकार से लार स्त्रावण की भूमिका में वो सहायता करती है, किस प्रकार से एंजाइम भी उसमें स्त्रावित होते हैं और किस प्रकार से मुख गुहा में पाचन प्रक्रिया भी होती है। तो लार ग्रंथि अपने पढ़ चुके हैं कि 3 जोड़ी पाई जाती है, वो अपने पहले पार्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अपने पढ़ते हैं यकृत यानी कि लीवर के बारे में। तो लीवर होता है ये शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि मानी जाती है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी माना जाता है। इसके अलावा ये पाया कहाँ पे जाता है? उदर गुहा में। ये उदर गुहा में उपस्थित होता है बाईं तरफ, उदर गुहा में बाईं तरफ ये उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, इस भाग के द्वारा बाइल जूस यानी कि पित्तरस निर्मित होता है। लीवर जो होता है वो पित्तरस बनाता है, जबकि पित्ताशय जो होता है वो इसको इकट्ठा करता है, भंडारण करता है। ठीक है। पित्तरस निर्मित होता है जिसका निर्माण करती है यकृत पालिकाएं। यकृत पालिकाएं एक षटकोणीय आकृति में होती है लीवर के अंदर, जो लगभग छोटी छोटी संख्या में उपस्थित होती है। लगभग 1 लाख संख्या में ये पाई जाती है, जहाँ से ये पित्तरस का स्त्रावण करती है और यहीं पे पित्तरस का निर्माण भी होता है। ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो कि लीवर में यकृत पालिकाओं के द्वारा पित्तरस का निर्माण होता है। उसके बाद पित्तरस यकृत वाहिनी और पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। अगर अपने संरचना की बात करें तो लगभग लीवर की जो संरचना होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है। इसका ये वाला भाग होता है अवतल भाग, इसको बोल सकते हैं, और एक इसका जो नीचे वाला भाग होता है ये वाला भाग, जो अपने उत्तल भाग, अवतल भाग भी बोल सकते हैं। यानी ये इसका उत्तल भाग और ये इसका अवतल भाग। और लीवर जो होता है वो 2 पालिकाओं में बंटा होता है, 2 लोब्यूल्स में बंटा होता है, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है। उसके बाद में पित्ताशय नलिका से पित्तरस पित्त ग्रसनी में पहुंच जाता है और यहाँ यह ग्रहणी भाग में मिल जाता है। यानी कि इसका जो अवतल वाला भाग होता है, नीचे वाला भाग, यहाँ पे एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको अपने बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं भाई? पित्ताशय बोलते हैं। और यहाँ से जो एक नलिका निकलती है उसे कहा जाता है यकृत वाहिनी। इस वाहिनी को क्या बोलते हैं? यकृत वाहिनी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे षटकोणीय जो कोशिकाएं होती हैं जिसको बोलते हैं लीवर लोब्यूल्स यानी कि यकृत पालिकाएं, ये क्या करेगी? ये पित्त वाहिनी द्वारा पित्तरस का निर्माण करती है। पित्तरस का क्या करेगी? निर्माण करेगी। और जहाँ से पित्तरस स्त्रावित होता है और ये पित्तरस यकृत वाहिनी के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है? पित्ताशय में पहुँच जाता है, यानी कि गाल ब्लैडर में पहुंच जाता है। ठीक है। तो पित्ताशय में पित्तरस का क्या होता है? भंडारण होता है, जबकि यकृत के अंदर जो पित्तरस होता है वो क्या होता है? निर्मित होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ से जो ये वाहिनी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, इसे कहते हैं पित्त नलिका। क्या बोलते हैं इसको? पित्त नलिका। ठीक है। तो इस डायग्राम में अपने लीवर के बारे में देखा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है?
लीवर ही होती है। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? लीवर ही होता है, ठीक है। उसके अलावा पित्तरस का निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है। उसके बाद पित्ताशय में क्या होता है? पित्तरस का भंडारण होता है, ठीक है। फिर अपने पित्ताशय नलिका के पित्तरस पित्तग्रसनी में पहुंच जाता है। अब अगर अपने बात करें कि यहाँ पर जुड़ी हुई एक और संरचना पाई जाती है जो लगभग पत्तीनुमा होती है, ठीक है। और इस संरचना को कहा जाता है एक मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय। क्या बोलते हैं इसको? अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इस लाइन में देखिए आप, पित्ताशय नलिका से पित्तरस, पित्ताशय नलिका, ये वाली जो नलिका होती है यहाँ से जुड़ी हुई पित्ताशय नलिका होती है, और यहाँ से जो पित्तरस होगा वो निकलेगा और पित्तरस पित्तग्रसनी में पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रसनी पाई जाती है। और इसी ग्रसनी के साथ में जुड़ा होता है छोटी आंत का वो भाग जहाँ पे सर्वाधिक पाचन क्रिया होती है, यानी कि ग्रहणी। क्या जुड़ी होती है? ग्रहणी, जो छोटी आंत का पहला भाग होती है, छोटी आंत का पहला भाग, यानी कि फर्स्ट पार्ट, ठीक है। उसके बाद यकृत मुख्य रूप से 2 पालिकाओं में बंटा होता है। लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम वाला ये भाग 2 पालिकाओं में, 2 लोब्यूल्स में बंटा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यानी इस तरीके से एक होती है राइट वाली लेब्यूल्स और एक होती है लेफ्ट वाली लेब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अग्नाशय के बारे में, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि पित्तरस क्या क्या भूमिका निभाता है पाचन क्रिया में और इसमें कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं। तो अपने यहाँ लिख देते हैं एक बार पित्तरस के बारे में। मुख्य जो इसमें बिंदु है, पित्तरस जो होता है वो कौन स्रावित करता है? यकृत में इसका क्या होता है? निर्माण, ठीक है। दूसरी बात, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। ये भोजन के माध्यम को क्या बनाएगा? क्षारीय, ठीक है। उसके बाद इसमें पाए जाते हैं पित्त वर्णक, और पित्त वर्णक के अलावा पाया जाता है पित्त लवण, ठीक है। तो इसमें पित्त वर्णक पाए जाते हैं कौन कौन से? बिलिरुबिन, और बिलीवर्डिन, ये इसमें वर्णक पाए जाते हैं जो एक प्रकार से पित्त वर्णक का निर्माण करते हैं। यानी कि पित्त वर्णक जो होते हैं ये वाले होते हैं बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है, जो क्षारीय माध्यम प्रदान करने में सहायता करते हैं। अगर इसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो जॉइंटिस यानी कि जो पीलिया रोग होता है वो हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि नाखून, आँख, त्वचा का रंग पीला हो जाता है, जिसके कारण जो ये वर्णक होते हैं ये अधिक प्रभाव दर्शाते हैं उन अंगों पर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि पित्त लवण, पित्त लवण क्या भूमिका निभाता है? तो ये करता है वसा का पाचन। वसा क्या करेगा? पाचन, यानी एक प्रकार से उसका पायसीकरण कर देगा। वसा का इमल्सीकरण या फिर पायसीकरण, यानी वसा की जो एक बड़ी बूंद होती है उसको पित्त लवण की सहायता से छोटी छोटी बूंदों में, छोटे छोटे पार्टों में बदला जाता है। किसके सहायता से? पित्त लवण की सहायता से, ठीक है। इसलिए इस प्रक्रिया को बोलते हैं पायसीकरण। क्या बोलते हैं? पायसीकरण, ठीक है। उसके बाद में इसमें कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे फाइब्रिनोजन जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो प्रतिस्कंदक के रूप में कार्य करते हैं।
यानी कि जो रक्त का थक्का जमाने से रोकते हैं, जैसे हिपेरिन। प्रतिस्कंदक हिपेरिन पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो ये मुख्य आपको पॉइंट याद रखने हैं। ये भोजन के माध्यम को क्या बनाएगा? क्षारीय। इसमें पित्त वर्ण कौन कौन से पाए जाते हैं? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। पित्त लवण जो वसा का पाचन यानी कि पाचीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अलावा प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? हिपेरिन। ठीक है, तो ये अपने पित्त रस के अंदर याद रखना है अपने को। उसके बाद अगर बात करें अग्नाशय, अग्नाशय यह एक प्रकार की कौन सी ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि, जो एक प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करेगी और बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में भी। तो जो अमाशय के पास में ये पाई जाती है, इसके अंतःस्रावी भाग से, कौन से भाग से? अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होते हैं। यानी ये हार्मोन भी स्रावित करती है और ये अग्नाशय रस यानी कि एक प्रकार से एंजाइम भी स्रावित करती है। और इसके बहिस्रावी भाग से अग्नाशय रस स्रावित होते हैं। ठीक है, यही कारण होता है, अगर कारण पूछ ले एग्जाम के अंदर 2 नंबर क्वेश्चन आ जाए कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, कारण बताइए, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? ये वाला, इसके बाहरी भाग से, ये इसके अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कौन सी कोशिकाओं से, तो बीटा कोशिका से, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन और अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इसका जो तीसरा पॉइंट है सबसे खास, इसके नीचे वाले भाग पर, यानी कि जो इसका ये वाला भाग होता है, इसका ये वाला भाग, तो यहाँ पर एक और इसका अंग यानी कि पार्ट पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं? प्लीहा, यानी कि स्प्लीन, जिसको बोलते हैं तिल्ली। ठीक है, यानी कि अमाशय के ठीक शीर्ष वाले भाग पे अभी आपको एक स्लाइड दिखाई देगी। उस स्लाइड पे आपको पूरी संरचनाओं में एक ऑरेंज कलर की संरचना दिखाई देगी चमकती हुई। वो वाला भाग ही क्या है? प्लीहा भाग है। ठीक है, इस प्लीहा भाग के अंदर ही जो आरबीसी होती है एक प्रकार से नष्ट होती है। जो नष्ट हुई आरबीसी होती है वो वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है और इसलिए इसे कहा जाता है रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं इसको? रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान। किस भाग को? प्लीहा भाग को, यानी कि स्प्लीन भाग को। ठीक है, तो उसके बाद अपने देखें इसमें आपको मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें याद रखनी है वो देखिए। सबसे पहले शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी? लीवर। उसके बाद में पित्तरस का स्रावण कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर। किसके द्वारा होता है? यकृत पालिकाओं के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में पित्ताशय क्या कार्य करता है? पित्तरस का भंडारण करेगा। ठीक है, उसके बाद में भोजन का सर्वाधिक पाचन, आपको बताया था पहले कि भोजन के पाचन में सहायक होता है कौन? पित्तरस होता है। ठीक है, और किस भाग के अंदर? ग्रहणी भाग के अंदर। और ग्रहणी किसका भाग होती है? छोटी आंत का। ओके, उसके बाद में अग्नाशय के बारे में याद रखें तो ये एक प्रकार की कौन सी ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है जो अमाशय के पास में होती है। और इसका कारण याद रखना है कि इसके अंदर वाले भाग से हार्मोन स्रावित होते हैं, इसके बाहर वाले भाग से अग्नाशय रस स्रावित होता है। जब अग्नाशय रस और पित्त रस मिलेगा तो यहाँ पे भोजन का जो माध्यम होगा ना, ये वाला, वो उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन। कारण क्या होता है? क्योंकि अग्नाशय रस अम्लीय प्रकृति का होता है जबकि पित्त रस क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो कौन सा माध्यम बनता है? उदासीन माध्यम, जहाँ पे भोजन का क्या हो जाएगा? सर्वाधिक पाचन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया भी आपको याद रखनी है। कारण समेत तो ये वाला क्वेश्चन याद रखोगे। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि प्लीहा का क्या कार्य होता है, कई बार क्या होता है कि जो टॉपिक नहीं दिया होता उसके अलावा भी एक क्वेश्चन ऐड करके देते हैं कि प्लीहा का कार्य बताइए, या फिर जो
इसके नीचे वाले भाग पे, अग्नाशय के नीचे वाले भाग पे, और ये जैसे अपने अमाशय है, अमाशय के पार्श्व भाग पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे पाया जाता है। पार्श्व भाग पे कौन सी संरचना पाई जाती है? तो वो संरचना पाई जाती है प्लीहा। क्या पाई जाती है? प्लीहा। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो आरबीसी होती है, नष्ट हुई आरबीसी, वो इकट्ठी यहीं पे होती है, ठीक है, यानी कि नष्ट हुई आरबीसी का एकत्रीकरण करना। उसके अलावा जो आरबीसी होती है वो बनती भी यहीं पे है, प्लीहा के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में पितरस के बारे में याद रखो। तो पितरस में अपने पित्तवर्णक कौन कौन से? बिलीरुबिन और बिलीवेडिन। पित्त लवण का कार्य है वसा का पायसीकरण करना। उसके अलावा 1 नंबर का प्रश्न अगर बन जाए कि प्रतिस्कंदक पदार्थ का नाम बताइए जो रक्त का थक्का जमने से रोकता है, तो वो होता है हिपेरिन। कौन सा होता है? हिपेरिन, ठीक है। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपके समझ में आया होगा। बार बार इस डायग्राम का आप लोग अभ्यास करें। अभ्यास करेंगे तो ये बढ़िया परफेक्ट तरीके से बनेगा। तो आप इसे पॉज करके वीडियो को, अब अपने आगे बढ़ते हैं पाचक एंजाइमों के बारे में। वो किस प्रकार से पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम शब्द के बारे में देखते हैं कि एंजाइम होते क्या है। हम ये जानते हैं कि मनुष्य में जब पाचन क्रिया होती है तो अलग अलग रासायनिक पदार्थ, यानी एक प्रकार से अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, जठर रस की, अग्नाशय रस की, ये सारे के सारे रासायनिक पदार्थ के तौर पे कार्य करते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पे जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि जीवों के अंदर होती है। अगर जैव रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसकी गति को बढ़ाने के लिए कुछ पदार्थ उसमें सहायता करते हैं, यानी एक प्रकार से वो पदार्थ इन अभिक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। इसलिए इन पदार्थों को कहा जाता है जैव उत्प्रेरक, यानी कि यहाँ पे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को अगर देखा जाए तो उनमें एंजाइम सहायता करते हैं उन अभिक्रियाओं में। इसलिए उन एंजाइमों को कहा जाता है जैव उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक। उसके बाद अगर बात की जाए कि मनुष्य में जब पाचन क्रिया होती है तो उसमें किस वर्ग के जो एंजाइम होते हैं वो सहायता करते हैं, तो वो एंजाइम होते हैं हाइड्रोलेज प्रकृति के, यानी कि जो जल का अपघटन कर देते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम, जो इन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जल का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। इसी दौरान पाचन क्रिया होती है और महत्वपूर्ण पोषक पदार्थों का क्या होता है? अवशोषण होता है। उसके बाद अगर बात करें तो एक छोटी सी कॉमन बात कि लगभग जितने भी अपने एंजाइमों के नाम लेते हैं, जैसे लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज, न्यूक्लियस, ये ऐसे नाम होते हैं जिनके नाम के पीछे जो एज है उसकी ध्वनि सुनाई देती है। तो ये अपने कॉमन सी बात है कि एंजाइम में एज की ध्वनि जो होती है वो लगभग आती है। कुछ एक में नहीं आएगी, लेकिन लगभग जो है एज की ध्वनि आती है। अब अपने किन पोषक पदार्थों का, किन पोषक तत्वों का एंजाइमों के द्वारा एक प्रकार से पाचन होता है, तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल किस में पाया जाता है? डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, और आरएनए में भी ये पाया जाता है, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड में कॉमन रूप से पाया जाता है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम इन पोषक पदार्थों का पाचन करते हैं। वो अपने कई बार क्या होता है 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि इस बार ग्रंथि वाला टॉपिक है नहीं, तो यहाँ पे एंजाइम से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 नंबर का बन सकता है। तो आइए देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करते हैं। जैसे अपने बात करें एमाइलेज, अब देखो एज की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो एमाइलेज पाचन किसका करेगा? कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि जो एक प्रकार की पॉलीसैकेराइड शर्करा जो होती है, जो बहुत सारे शर्करा जो अणु होते हैं उनसे मिलने से बनती है, उनका पाचन इन एंजाइमों के द्वारा होता है, ठीक है। और
उसके बाद अगर बात करें सुक्रेज माल्टेज, ठीक है। ये वो एंजाइम होते हैं जो किसका पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन का जो पाचन करने वाला जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और अगर बात करें तो जो सक्रिय अवस्था में पाया जाता है बाद में पेप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन ये वो एंजाइम होते हैं जो मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन करते हैं। उसके बाद बात करें वसा की, तो वसा को पचाने वाला, उनका पाचन करने वाला एक एंजाइम होता है लाइपेज। कौन सा होता है, लाइपेज। उसके अलावा वसा का पाचन और भी होता है, वसा का पायसीकरण होता है, यानी वसा की जो बड़ी बूंद होती है छोटी छोटी बूंदों में टूटती है और वो वसीय जो अम्ल होता है उसमें चेंज हो जाता है, लेकिन उसमें पित्त लवण भूमिका निभाएगा, वो अपने आगे देखेंगे। न्यूक्लिक अम्ल, अब न्यूक्लिक अम्ल को मुख्य रूप से जो एक प्रकार से उनका अपघटन करने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है न्यूक्लियस। कौन सा होता है, न्यूक्लियस, जो आगे जाके इसमें दो एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइटेज। इन एंजाइमों की प्रकृति निर्भर करती है डीएनए आरएनए पर, यानी कि डीएनए आरएनए में जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उनके पाचन में ये एंजाइम सहायता करेंगे, जबकि ये जो ऊपर वाला जो एंजाइम होता है ये वाला, ये दोनों में कॉमन रूप से सहायता करता है किस प्रकार से पाचन होता है, ठीक है। तो ये अपने एंजाइम है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि वसा का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम बताइए, तो आप सीधा ही नाम लिख सकते हैं लाइपेज, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे कि स्टार्च, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में क्या पाई जाती है, स्टार्च पाई जाती है, कि स्टार्च का पाचन या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम बताइए, तो यहाँ पे एमाइलेज, ये सुक्रेज, माल्टेज, ठीक है। तो मुख्य रूप से एमाइलेज जो होता है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बाकी ये जो एंजाइम होंगे ये आगे भी आएंगे। अब अपने इन एंजाइमों के अलावा अपने ये देखते हैं इस डायग्राम के माध्यम से कि किस प्रकार से पाचन क्रिया होती है, उसको फिर आगे अपने डिस्क्राइब भी करेंगे, अपने एक एक जो उसका पॉइंट होगा वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं जो पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें जो पहला भाग होता है वो होती है बक्कल कैविटी, यानी कि मुख गुहा, ठीक है। सबसे पहले जो पाचन प्रक्रिया शुरू होती है, प्रोसेस शुरू होती है, वो कहाँ पे होती है, मुख गुहा के अंदर होती है मानव में। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरी पाचन प्रक्रिया शुरू होती है अमाशय में। कहाँ पे होती है भी, अमाशय में होती है। तीसरा जो भाग होता है वो है छोटी आंत, जहाँ पे थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है पाचन क्रिया की, क्योंकि यहाँ पे पाचन के अलावा अवशोषण प्रक्रिया भी होती है, तो वो होती है कौन सी, छोटी आंत। ये तीन ऐसे भाग होते हैं जहाँ पे मानव में पाचन प्रक्रिया यानी प्रोसेस जो होती है वो होती है। तो मुख गुहा में जो भोजन का जो पाचन होता है उसमें सहायता करती है लार ग्रंथि। क्या करती है, लार ग्रंथि, यानी कि लार स्रावित होती है, और लार अगर स्रावित होगी तो वो भोजन को जो माध्यम प्रदान करेगी वो क्षारीय माध्यम प्रदान करेगी। कौन सा माध्यम, क्षारीय माध्यम। ये अपने पहले देख ही चुके हैं कि मुख गुहा में भोजन को चबाया जाता है दांतों के द्वारा, जीभ के द्वारा एक प्रकार से स्वाद का अनुभव किया जाता है, लार उसमें सहायता करती है, वो अपने पहले देख चुके हैं। तो लार स्रावित होगी, भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाएगा, तो भोजन का जो टुकड़ा होता है वो लार के माध्यम से चिपचिपा हो जाता है, यानी कि एक प्रकार से उसकी लुगदी बन जाती है। उस भोजन के निवाले को कहा जाता है बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर देखा जाए कि मुख गुहा में भोजन के पाचन को क्या कहा जाता है, बोलस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें
तो भोजन का जो निवाला होता है वो यहाँ से होता हुआ, यानी कि ग्रसनी भाग से होता हुआ कहाँ जाएगा, ग्रास नलिका में, यानी कि भोजन नलिका में, और यहाँ से होता हुआ ये कहाँ प्रवेश करेगा, इसके दूसरे भाग यानी कि अमाशय में प्रवेश करेगा। ठीक है। और अमाशय में हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे मुख्य भूमिका किसकी होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। उसके अलावा किसकी भूमिका होती है, जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, जैसे ये वाले एंजाइम। ठीक है। और ये जितने भी एंजाइम हैं और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सारे के सारे किसके भाग होते हैं, जठर रस के। ठीक है। 4 से 5 घंटे यहाँ पे भोजन के जो कण होंगे वो रहेंगे, उनको पूरी तरीके से मथा जाएगा, जैसे मिक्सर होता है, ग्राइंडर होता है, कैसे कार्य करता है, उसको पूरी तरीके से घोलने का कार्य करता है। कहाँ पे होगा, अमाशय में होगा। और उसके बाद कुछ मुख्य पोषक तत्वों का यहाँ पे पाचन हो जाएगा, जिनमें सबसे पहला नाम आएगा प्रोटीन का, यानी कि प्रोटीन का सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पे होता है, किस भाग में होता है, अमाशय में होता है। कहाँ पे होगा, अमाशय में होगा। उसके बाद अगर बात करें तो अमाशय में पाचन प्रक्रिया के दौरान जो भोजन प्रक्रिया होती है, यानी कि भोजन का जो पाचन होता है, उसको कहा जाता है काइम, यानी मुख्य गुहा में बोलते हैं भोजन के पाचन को बोलस। उसके बाद में भोजन अर्ध तरल अवस्था में आ जाता है, उस भोजन को कहा जाता है काइम। क्या बोलते हैं, काइम। यानी अमाशय में भोजन के पाचन को क्या कहा जाता है, तो वो कहते हैं काइम। तो ये आप याद रखना। उसके बाद में ये जो काइम होता है, यानी कि अर्ध पचित भोजन जो होता है, वो कहाँ पहुँचेगा, छोटी आंत के पहले भाग में, जिसको बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं, ग्रहणी। इस ग्रहणी में 2 प्रकार के ऐसे पाचक रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो इसके भोजन के माध्यम को उदासीन बना देंगे। ठीक है। यानी यहाँ से प्रवेश करेगा, पित्ताशय से प्रवेश करेगा पित्तरस, और इस अग्नाशय ग्रंथि से प्रवेश करेगा अग्नाशय रस। पित्तरस की खास बात यह होती है, इसमें किसी प्रकार के कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते। अग्नाशय रस की सबसे खास बात यह होती है कि इनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो भोजन के पाचन में क्या करेंगे, सहायता करेंगे, और इसके माध्यम को क्या बनाएंगे, उदासीन। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होगा, ग्रहणी में होगा। ठीक है। उसके बाद में भोजन पहुँचेगा इन भागों में, जो छोटी आंत के भाग होते हैं। उसके बाद में जो इलियम इसका भाग होता है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का अवशोषण करेंगे और साथ में उनका पाचन भी करेंगे। ठीक है। लीवर की बस यही भूमिका होती है इसके अंदर। एक तो ये विटामिनों का एक प्रकार से संग्रहण करती है, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये ऐसे विटामिन होते हैं जो लीवर के द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। एक प्रकार से उनका निर्माण बोले तो निर्माण भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो विभिन्न सब्जियां, फल होते हैं, ये तो उनका स्रोत होते हैं, जबकि जो विटामिन बनते हैं वो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, लीवर भाग में। ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करें छोटी आंत में, अगर बात करें सर्वाधिक पाचन भी होता है और सर्वाधिक अवशोषण भी होता है। सर्वाधिक अगर बात करें तो पाचन की बात ग्रहणी, और सर्वाधिक अवशोषण की बात करें तो इसका एक भाग होता है इलियम, यानी ये वाला भाग होता है इलियम, जहाँ पे इसका अवशोषण होता है, वो अपने पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये 3 ऐसे भाग होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि रह गई बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में पाचन संबंधी कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ पे बस खाली जो जल होता है, जो खनिज लवण होते हैं, उन पदार्थों का अवशोषण होगा। अवशोषण होने के दौरान अपचित भोजन होगा, जो इन भागों से होता हुआ कहाँ पे प्रवेश करेगा, कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, मलाशय में, और मलाशय से गुदानाल, और गुदानाल में प्रतिवर्ती क्रियाएं होगी, यानी दिमाग को सिग्नल भेजे जाएंगे कि नेचर कॉल आ चुकी है, और नेचर कॉल आ गई है तो अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है मल के द्वारा। किसके द्वारा, मल के द्वारा। तो ये अपने, तो आप ये एक बार एंजाइम जो है ये आप डिनोट कर सकते हैं, या फिर एक बार दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपने पाचन जो क्रिया विधि है वो देखते हैं कि मानव में किस प्रकार से पाचन क्रिया विधि होती है, और यहाँ से
इन 3 भागों से एक 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, वो चाहे मुख्य गुहा से बने या अमाशय से बने या फिर छोटी आंत से बने। तो इसमें आपको ये जो लाइनें होती है ये याद रखने की बजाय आपको ये याद रखना है कि कौन सा एंजाइम किस प्रकार के पोषक तत्वों का पाचन करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मुख्य गुहा में जो भोजन का पाचन होता है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले भोजन को ग्रहण किया जाता है, यानी कि अंतःग्रहण प्रक्रिया होगी। उसके बाद में मुख्य गुहा में पाए जाने वाले जो लार ग्रंथि होती है उसके द्वारा लार का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। और इस लार के अंदर आपने पढ़ा था कि लार में लगभग अधिकतर क्या होता है, जल ही होता है। क्या होता है, जल होता है। उसके अलावा एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये जो लार होती है वो क्षारीय माध्यम में कार्य करती है। किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। लगभग 6.8 इसकी पीएच होती है। तो ये आप थोड़ी डिटेल याद रख सकते हैं, कई बार एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, बात ये होती है। ठीक है, पीएच 6.8 यानी कि क्षारीय माध्यम मुख्य गुहा के अंदर। उसके बाद में मुख्य गुहा में चबाने की प्रक्रिया होगी दांतों के द्वारा। उसके बाद में लार के मिलने से प्राप्त भोजन जो लुगदी होती है, इनके जो निवाला होता है, एक लसलसा गीला सा निवाला होता है भोजन का टुकड़ा, उस लुगदी को कहा जाता है बोलस। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बोलस। तो मुख्य गुहा में भोजन के पाचन को क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बोलस यानी कि मुख्य गुहा में बोलने वाला काम होता है, तो वैसे याद रख सकते हैं बोलस। ठीक है, उसके बाद में कौन से एंजाइम इसमें भूमिका निभाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। तो वो देखिए, स्टार्च और ग्लाइकोजन ये एक प्रकार से क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। ठीक है, इनका पाचन जो होगा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो एंजाइम जो लार में पाए जाते हैं, जैसे टाइलिन या एमाइलेज। ये वो एंजाइम होते हैं जो पॉलीसैकेराइड यानी कि स्टार्च और ग्लाइकोजन को एक प्रकार से डाइसैकेराइड में बदल देते हैं। पॉलीसैकेराइड किसको बोलते हैं, जिसमें शर्करा के अणु होते हैं बहुत सारे। ये खाली बता देते हैं, शर्करा के बहुत सारे क्या होते हैं, अणु होते हैं, उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और ये किसका भाग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। जहाँ पे भी स्टार्च, ग्लाइकोजन या पॉलीसैकेराइड का नाम आए तो समझ लो किसका भाग है, कार्बोहाइड्रेट का है। ठीक है, स्टार्च क्या होती है, स्टार्च जैसे आलू और चावल जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें एक सफ़ेद रंग का, अगर देखा जाए धोया जाए तो सफ़ेद रंग का एक द्रव निकलता है, पदार्थ निकलता है, उसे कहा जाता है, उसमें होती है स्टार्च की मात्रा, यानी एक प्रकार से उसको हिंदी में बोलते हैं मंड। ठीक है, तो उसके पाचन में सहायता कौन करेंगे, टाइलिन और एमाइलेज, जो किस एंजाइम में, जो किस में पाए जाते हैं, लार में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पाचन करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे माल्टोज। ठीक है, प्लस सुक्रोज। ठीक है, माल्टोज प्लस सुक्रोज प्लस ग्लैक्टोज। ये एक प्रकार के डाइसैकेराइड होते हैं, यानी जिनमें 2 अणु शर्करा के पाए जाते हैं उनको बोलते हैं डाइसैकेराइड। जिसमें बहुत सारे शर्करा के अणु पाए जाते हैं उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और अगर देखा जाए तो स्टार्च और इनका कोई एक प्रकार से टेस्ट नहीं होता, ये स्वादहीन होती है, स्वादहीन शर्करा होती है। लेकिन जैसे ही इसमें लार मिल जाएगी, यानी कि एंजाइम मिलेंगे ना, तब ये मीठी शर्करा बन जाएगी। ये करती है फिर भोजन के पाचन में सहायता। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन आ जाए कि मुख्य गुहा में भोजन के पाचन की प्रक्रिया को समझाइए, तो आप ये लाइनें याद रखने के बजाय आप मुख्य तौर पे ये जो मुख्य है इसमें अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रिया, ये याद रखनी है। और इसमें याद रखने हैं इन एंजाइमों के नाम, कि इन एंजाइमों की महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ पे होती है, मुख्य गुहा में होती है, लार के माध्यम से। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट लाइन, जैसे अपने बात करें लाइसोजाइम एंजाइम में पाया जाता है। ठीक है,
लाइसोजाइम एंजाइम लार में पाया जाता है और मानव जो जितने भी प्राणी होते हैं उनके आंसू में पाया जाता है। तो लाइसोजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। भी हानिकारक जीवाणुओं को क्या करेगा? नष्ट करना। यानी भोजन के साथ में कुछ हानिकारक जीवाणु आते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। ठीक है। उसके बाद में तो ये प्रक्रिया अपने मुख्य गुहा में हो चुकी है। उसके बाद में जो भोजन है यानी कि बोलस जो है वो कहाँ जाएगा? बोलस जाएगा ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में, और ग्रास नली में एक गति होती है जो भोजन को नीचे भेजने का कार्य करती है, कर्मानुकुंचन गति। तो कर्मानुकुंचन गति द्वारा जो भोजन होता है वो कहाँ पे जाता है? अमाशय में प्रवेश करता है। अमाशय में क्या करेगा? प्रवेश। तो अब आगे कौन सा भाग आएगा? अमाशय आएगा। तो आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर डिनोट कीजिए पॉज करके वीडियो को। अमाशय जिस भाग में पाचन होता है वो किस प्रकार से होता है? तो अमाशय में पाचन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जठर रस। और जठर रस में कौन कौन से पदार्थ होते हैं शामिल होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो स्रावित होता है ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से। किन कोशिकाओं से? ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से, जिनको अम्लजन कोशिका भी बोलते हैं। तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन दिखने में बन रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय की कौन सी कोशिकाओं से, अमाशय के किस भाग से स्रावित होता है? तो वो होती है ऑक्सेंटिक कोशिका। ठीक है। फिर पाई जाती है श्लेष्मा, जो इसकी भित्तियों में पाई जाती है, ताकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय जो है वो डैमेज ना हो, यानी कि प्रभावित ना हो। फिर पेप्सिनोजन, और पेप्सिनोजन अगर देखा जाए तो एक प्रकार का ये प्रो एंजाइम होता है। क्या होता है? प्रो एंजाइम होता है, जो निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। ओके। और उसके अलावा जठरीय लाइपेज पाया जाता है, और पाया जाता है रेनिन एंजाइम। ठीक है। रेनिन एंजाइम जो अपने आगे देखेंगे कि ये एंजाइम किस प्रकार से दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। तो अपने कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ये अभिक्रियाएं सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये अगर आप लोग उत्तर में लिखते हो कि अमाशय में भोजन का पाचन होता है, लाइनें लगातार लिखते रहे लेकिन अभिक्रिया नहीं दिखाई, तो ये एक प्रभाव नहीं पड़ता है एग्जामिनर पे, चेक करने वाले पे। तो आप इन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को भी दर्शा सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में होता है, लेकिन उसको सक्रिय करेगा कौन? उसको सक्रिय करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। ये अम्ल जैसे ही पेप्सिनोजन के साथ में अभिक्रिया करेगा तो निर्माण करेगा पेप्सिन का। ठीक है। किसका निर्माण करेगा? पेप्सिन का निर्माण करेगा। और फिर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन के पाचन में जो एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो एंजाइम होता है पेप्सिन। कौन सा होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। ये प्रोटीन के पाचन को एक प्रकार से उसमें सहायता करेगा और प्रोटीन को बना देगा पेप्टाइड, यानी पेप्टाइड बंधों में ये तोड़ने का कार्य करता है प्रोटीन को। ठीक है। और ये अगर देखा जाए तो ये पेप्टाइड किसका भाग होते हैं? अमीनो अम्ल का भाग होते हैं, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण देखा जाए तो अमीनो अम्ल से ही होता है। अमीनो अम्ल में ये पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, बंद होते हैं, जो प्रोटीन बनाएंगे। लेकिन पेप्सिन क्या करेगा? अगर प्रोटीन का पाचन करेगा तो ये जो पेप्टाइड में इसमें चेंज करेगा। उसके बाद में फिर एक कैसिन होती है। कैसिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो दूध में पाई जाती है।
किसमें पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। और नवजात शिशु और गायों के जो या भैंसों के जो छोटे बछड़े या छोटे बच्चे होते हैं एक प्रकार से, वो दूध का पाचन आसानी से नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, वो जैसे ही दूध को पिएगा तो दूसरा प्रोडक्ट बाहर निकालेगा, जैसे दही के रूप में बाहर निकालता है, मुंह से उसका दही जो जैसा पदार्थ होता है वो बाहर निकलता है। यानी इसका मतलब वो दूध का पाचन आसानी से नहीं कर सकता है। इसलिए इन नवजात शिशुओं में या फिर बछड़ों के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा होता है? रेनिन। रेनिन क्या करेगा? इस दूध की प्रोटीन कैसिन को कैल्शियम पैराकैसिन में बदल देगा। किस में चेंज करेगा? कैल्शियम पैराकैसिन में बदल देगा इसको। और ये कैल्शियम पैराकैसिन किस में पाई जाती है? दही में। यानी एक प्रकार से नवजात शिशुओं में दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम भूमिका निभाएगा? रेनिन। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अपने, तो एक नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है भी कि नवजात शिशुओं में कैसिन प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, इसलिए इनमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसलिए इनमें रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। रेनिन नामक क्या पाया जाएगा? एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो प्रोटीन का पाचन हो रहा है वो सबसे पहले कहाँ पे होगा? अमाशय में होगा और सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट, अमाशय में सर्वाधिक, अमाशय में सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में क्या होगा? सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, अमाशय में जो भोजन होता है उसको मंथा जाता है, ये पता ही है आपको। अमाशय में भोजन के मंथन यानी कि उसको पूरी तरीके से घोला जाता है। मंथन के द्वारा बोलस, क्योंकि पहले बोलस होता है, वो बोलस अर्ध तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी एक प्रकार से अर्ध तरल जो घोल होता है वो बन जाएगा। और इसे क्या कहते हैं? इसे काइम कहते हैं। ठीक है। तो ये है भी अमाशय में भोजन का पाचन, जिनमें आपको मुख्य रूप से ये अमल और ये इन एंजाइमों के नाम याद रखने हैं और किस प्रकार से भोजन के पाचन में सहायता करते हैं वो आपको याद रखना है। और साथ में अमाशय में भोजन के पाचन को क्या कहते हैं? काइम। जबकि मुख्य गुहा में भोजन के पाचन को क्या बोलते हैं? बोलस। तो ये जो है ये नाम भी आप याद रखना और साथ में लिखना भी। ठीक है। तब जाके आपके 2 नंबर फिक्स होंगे। केवल 2 नंबर का आएगा अगर ये क्वेश्चन आएगा केवल इस भाग का, तो आप ये डिनोट कर सकते हैं या फिर सबसे बेटर कि स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारी है अपने पाचन तंत्र के आखिरी भाग की यानी कि छोटी आंत की, जिसके अंदर पाचन के अलावा मुख्य पोषक तत्वों का अवशोषण भी होता है। तो किस प्रकार से होता है वो देखते हैं कि जैसे ही अमाशय से जो कायम होता है वो छोटी आंत में पहुंचता है। ठीक है। यानी कि अर्ध तरल अवस्था वाला जो कायम होता है वो छोटी आंत में जाएगा और छोटी आंत का जो पहला भाग होता है, जो सबसे छोटा भाग भी होता है, ग्रहणी। ग्रहणी में पित्त रस और अग्नाशय रस ये मिल जाते हैं
और इसके मिलने से जो उदासीन माध्यम होता है वो बन जाता है और उसी उदासीन माध्यम के अंदर भोजन का पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। यानी कि सर्वाधिक जो पाचन क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, ग्रहणी भाग में होती है। ठीक है। अब उसके बाद में कुछ ऐसे एंजाइम जो इन पोषक तत्वों का एक प्रकार से पाचन करते हैं और साथ में अवशोषण भी करते हैं, वो देखते हैं अपने। तो सबसे पहले अपने ये वाले जो पदार्थ है, जो पोषक तत्व है, इनका किस तरीके से अपघटन होता है, किस तरीके से ये नए उत्पाद में बदलते हैं, वो देखते हैं। स्टार्च जो होता है वो माल्टोज में चेंज हो जाता है। किस में बदल जाएगा, माल्टोज में बदल जाएगा। और यहाँ पे एक एंजाइम कार्य करेगा जो लार में भी पाया जाता है और इस भाग में भी पाया जाता है, और उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। क्या नाम है, एमाइलेज। और यहाँ पे अपने लिख सकते हैं कि ये एमाइलेज किस भाग से होता है, छोटी आंत से, और छोटी आंत के किस रस से, अग्नाशयी रस से। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं अग्नाशयी एंजाइम, यानी कि अग्नाशयी एमाइलेज। ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन का जो पाचन होता है उससे बनता है पेप्टाइड, यानी यहाँ पे पेप्टाइड बंध में ये टूटते हैं। पेप्टाइड बंध में क्या हो जाएंगे, टूटेंगे। यहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य करेगा। कौन सा एंजाइम कार्य करेगा, ट्रिप्सिन, क्योंकि पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, और यहाँ पे कार्य करेगा काइमोट्रिप्सिन। दोनों का एक ही कार्य होता है, कोई अलग कार्य नहीं होता। काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पेप्टाइड बंधों में तोड़ने का कार्य करता है, और प्रोटीन जो होते हैं इनमें ट्रिप्सिन जो होगा वो भी क्या करेगा, वही कार्य करेगा। ठीक है। उसके बाद में पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि अगर जो पेप्टाइड जो बंध होते हैं वो या तो डाईपेप्टाइड बंधों का निर्माण करेंगे, उनमें टूटेंगे, या फिर पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो मुख्य उत्पाद होता है प्रोटीन में, अमीनो अम्ल में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। किसकी सहायता से, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये वो एंजाइम होता है जो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है। फिर उसके बाद में जो वसा होती है, उस वसा के लिए एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है लाइपेज। ठीक है। अब यहाँ पे अग्नाशयी रस का भाग है तो इसलिए इसको बोलते हैं अग्नाशयी लाइपेज। ठीक है। एक यही लाइपेज कहाँ पे पाया गया था, अमाशय के अंदर पाया गया था। तो ये क्या करेगा, ये इसको फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल प्लस इसमें सह उत्पाद होता है ग्लिसरॉल, उसमें ये टूट जाएगा। यानी यहाँ पे वसा जो है उसका पाचन हो जाएगा लाइपेज यानी कि अग्नाशयी लाइपेज के द्वारा, और यहाँ पे वसीय अम्ल का निर्माण होता है, और साथ में सह उत्पाद यानी कि को प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है। उसके बाद में न्यूक्लिक अम्ल जो एक कॉमन पार्ट होता है, कॉमन एसिड होता है, डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी। ठीक है, दोनों में पाया जाता है। जब न्यूक्लियस एंजाइम, कौन सा एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम कार्य करता है तो ये न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में टूट जाता है। न्यूक्लियोसाइड में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इन दो नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये दोनों के दोनों ही पार्ट होते हैं डीएनए और आरएनए के। ठीक है। और इन दोनों के अंदर एक में फॉस्फोरिक अम्ल और एक में फॉस्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता। इसमें तो फॉस्फोरिक अम्ल जो होता है वो 5वें कार्बन पे होता है। ठीक है। ये थोड़ी
डीएनए जो पार्ट होता है जो बड़ी क्लासों में होता है उसके लिए होता है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है इसके अंदर कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो इस एंजाइम की सहायता से न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इन सभी एंजाइमों की सबसे कॉमन बात क्या है कि ये सारे के सारे अग्नाशी रस से स्रावित होते हैं, यानी कि अग्नाशी रस में ये पाए जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। ये याद रखना है कि ये सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं ये वाले, ये सारे के सारे किस में पाए जाते हैं? अग्नाशी रस में पाए जाते हैं, ठीक है। अब अपने बारी है छोटी आंत के उस भाग से जहाँ पे आंतरीय रस स्रावित होता है। तो छोटी आंत का जो इलियम भाग होता है जिसको शेषरांतर कहते हैं, ठीक है, इस भाग से पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। कौन से माध्यम में होगा? क्षारीय में। जबकि ग्रहणी में उदासीन माध्यम में पूरी तरीके से पाचन हो जाता है। उसके बाद में इलियम जिस रस को स्रावित करता है, जिस पाचक रस को स्रावित करता है उसे कहते हैं आंतरीय रस। क्या कहते हैं? आंतरीय रस कहते हैं, ठीक है। और इस आंतरीय रस से लगभग कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और पित्त जो लवण होते हैं उनका अवशोषण हो जाता है, ठीक है। जबकि कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे इन एंजाइमों की सहायता से पाचन होता है, क्योंकि सारे के सारे जो पार्ट होते हैं ये वाले, ये कार्बोहाइड्रेट के भाग होते हैं। तो माल्टोज जो है वो शर्करा में चेंज होगा जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। सुक्रोज है ये भी चेंज हो जाएगा ग्लूकोज, और लैक्टोज है ये भी चेंज होगा ग्लूकोज, ठीक है। ये दुग्ध शर्करा होती है लैक्टोज। सुक्रोज एक प्रकार से मीठी शर्करा बोलते हैं इसको, ये फल वाली शर्करा ही बोल सकते हैं इसको, फ्रूट शुगर होती है, ठीक है। जबकि माल्टोज एक प्रकार से क्या होता है? स्टार्च से निर्मित होता है, यानी कि मंड से निर्मित। अब ये कौन कौन से एंजाइम बहुत ही आसान है, क्योंकि जहाँ पे ये क्रियाकारक होते हैं उनके नाम से एंजाइम है। माल्टोज को पचाएगा माल्टेज, सुक्रोज को पचाएगा सुक्रेज, जबकि लैक्टोज को पचाएगा लैक्टेज, ठीक है। ये वो एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं और एक ही उत्पाद बनाएंगे जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा, यानी कि ग्लूकोज, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आपको एक अभिक्रिया दिखाई दे रही है, ये भी आंतरीय रस में ये अभिक्रिया पूरी होती है। और इस दौरान जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये न्यूक्लियस, यानी कि ये जो यहाँ पे दिखाई दे रही है ये वाली, ये वैसे तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे जो ये अभिक्रिया हो रही है ये अग्नाशी रस में हो रही है, जबकि ये वाली अभिक्रिया हो रही है आंतरीय रस में, ठीक है। ये वाली अभिक्रिया किस में हो रही है? आंतरीय रस में हो रही है, क्योंकि छोटे छोटे रसांकुर भी पाए जाते हैं छोटी आंत में जो इनका अवशोषण करने में सहायता करते हैं। तो न्यूक्लियस एंजाइम, कौन सा एंजाइम? न्यूक्लियस एंजाइम चेंज करेगा इसको न्यूक्लियोटाइड में, और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइडेज जो एंजाइम होता है ये एंजाइम इस न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर देगा न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है। साथ में किसका निर्माण होगा? शर्करा का निर्माण होगा। उसके बाद में ये न्यूक्लियोसाइड विभाजित होगा, यानी कि टूटेगा, नाइट्रोजनी क्षार में और प्लस फॉस्फेट का निर्माण करेगा, और वो भी किसकी उपस्थिति में? फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है। अपने बुक के अंदर इस सारणी में दिया हुआ है ये अभिक्रिया, वहाँ पे अलग अलग है लेकिन यहाँ पे कंबाइंड रूप में दिखाया गया एक साथ में, ठीक है। अगर देखा जाए ये जो अभिक्रिया है ये दोनों की कॉमन अभिक्रिया है, यानी कि अग्नाशी रस में भी यही अभिक्रिया होती है एंजाइमों की, और आंतरीय रस में भी यही अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब उसके बाद में तो आपको अगर छोटी आंत के कार्य पूछे तो छोटी आंत में कार्य में अगर ये जो मुख्य रूप से ये वाली अभिक्रिया है ये आपको दर्शानी है, बार बार इसका अभ्यास करना है, खासकर एंजाइमों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो अपने छोटे आंत से बनते हैं।
कि वसा का सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है। वसा का सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। ठीक है, ये याद रखना है। और प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है, अमाशय में होता है। उसके बाद में अपने बात करें बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत में पाचन संबंधी कोई भी क्रिया नहीं होती है। यहाँ पे जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। ठीक है, और उसके बाद जो अपचित भोजन होता है यानी कि जो मल होता है, उसको मलाशय में इकट्ठा कर दिया जाता है और वहाँ से प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि सिग्नल मिलते हैं दिमाग को कि वो अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाला जाए। तो वो सहवर्णी कुछ स्पाइन कटर पेशियाँ होती है जो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान नियंत्रित होती है और वो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देती है। यानी कि छोटी बड़ी आंत का एक विशेष काम यही होता है कि ये खनिज लवण और जल का अवशोषण करती है। यहाँ पे पाचन संबंधी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। और अपने जो अवशेषांग पढ़ा था, इसका जो एक प्रकार से अवशेष अंग होता है इसका, परिशोषिका, वो बड़ी आंत का ही भाग होती है। ठीक है, तो ये आपका पाचन तंत्र वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। आप लोग इसके नोट्स भी बना सकते हैं, यानी कि जैसे ही आप कोई एक क्लास देखते हैं, पहला पार्ट देखते हैं, तो उसको बीच में या तो स्पीड कम कर दीजिए या फिर उसको पॉज करके या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने बेहतरीन नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बारी है उन 2 प्रश्नों की जो आपने पूछा था लास्ट वाली क्लास के अंदर। सबसे पहला प्रश्न ये था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो कौन सी कोशिकाएं स्रावित करती है, और उन कोशिकाओं का नाम है ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। यानी कि ऑक्सेंटिक कोशिकाएं जिनको अम्लजन कोशिका भी कहा जाता है, ये वो कोशिकाएं होती है जो अमाशय के भीतरी भाग में पाई जाती है। और जो ये ऑक्सेंटिक ग्रंथियां होती है, इनसे निर्मित ये कोशिकाएं होती है और जहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। तो इसका सही जवाब क्या था, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। तो अब बारी है दूसरे प्रश्न की जो आपसे पूछा गया था अननोन क्वेश्चन के रूप में। वो ये था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो वो है विटामिन सी और दूसरा विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यानी कि विटामिन बी के जो कई रूप होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B6, B7, 9, 12, ये सारे के सारे जो होते हैं ये जल में घुल जाते हैं। और अगर बात करें वसा में घुलनशील, तो वो होते हैं A, D, E और K। तो ये अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपने अगले नए टॉपिक के साथ में, और जो होगा श्वसन तंत्र। ठीक है, तब तक अध्ययन करते रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और कोई भी डाउट हो या कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और आगे जाके अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टेक केयर।